नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सच्चाई, उनकी सादगी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आज भारत ही नहीं, विदेश के लोग भी गमगीन हैं, रतन टाटा को याद कर रहे हैं, आँखों में आँसू हैं और उनके जो आदर्श हैं, लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, एक नई सोच दे रहे हैं कि आखिर इतना धनी होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बाद भी, इतना अकुत संपदा होने के बाद भी कैसे सादगी का जीवन जिया सकता है। खासतौर पे इस बाज़ारवाद के दुनिया में देखा जाए, जिस तरह से दिखावा है, जिस तरह से प्रदर्शन है, उसमें रतन टाटा बहुत बड़े मिसाल थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट और आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट अभिषेक मनी जी। अभिषेक जी, पहला सवाल आपसे है कि रतन टाटा का निधन, इसको आप फाइनेंशियल मार्केट के लिए कितना बड़ा नुकसान मानते हैं, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? राजीव जी, ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए रतन टाटा जी का निधन, इसको भरना लगभग नामुमकिन की तरह है। क्योंकि आज हम भारत में अगर देखें तो जब से मैंने जन्म लिया है और तब से जब से मार्केट को समझना, पिछले 30-35 साल से जब से मैं मार्केट में, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स में कामकाज कर रहा हूँ, मुझे उस स्टैचर का कोई भी बिजनेसमैन नहीं मिला है प्राइवेट सेक्टर में कि जहां आप आंख बंद करके कंपनी में पैसा डाल दें और आपको पूरा विश्वास है कि जो वहां ऊपर बोर्ड में बैठे हुए हैं रतन टाटा जी के नेतृत्व में, वो हर समय आपकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अगर किसी तरह से कुछ गलत हो भी गया तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी क्षतिपूर्ति वो अपने पर्सनल पैसे से कर दें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था टाटा फाइनेंस। टाटा फाइनेंस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से अब कुछ लांछन लगे टाटा ग्रुप में कि कुछ फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के। रतन टाटा जी ने वो सारा पैसा अपनी जेब से कंपनी में डाला कि किसी भी शेयर होल्डर या आम निवेशक को नुकसान नहीं हो। आज तक इस तरह का कोई भी उदाहरण भारत के शेयर मार्केट में किसी भी बिजनेसमैन की तरफ नहीं है। बड़ी बात है। जहां लोग, कई बार एलिगेशन लगता है कि लोग कंपनी से पैसा निकाल लेते हैं पर्सनल फायदे के लिए। रतन टाटा जी एक ऐसे थे जो कंपनी में उल्टा डाल देते थे कि वह विश्वास जताने के लिए कि कुछ गलत हुआ तो उनका कहना था कि मेरी गलती थी कि मैंने किसी को बैठाया और उसने सही से काम नहीं किया, इसके लिए मैं करूंगा। उनका योगदान, उनका विश्वास बिल्कुल ही अकल्पनीय था। और ये हम देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके शेयर का वैल्यूएशन का भी। जब भी कोई टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आता या किसी भी तरह से बाजार में कभी भी किसी को मौका मिलता निवेश करने का, लोग आंख बंद करके उस कंपनी में पैसा लगाते। वो पीएनएल, प्रॉफिट लॉस तो बाद में देखते, पहले रतन टाटा के नाम पर लगाते कि बिजनेस तो जब उन्होंने देखा 10 साल 20 साल आगे का सोचते हैं। अभी लास्ट ईयर ही आईपीओ आया टाटा टेक्नोलॉजी, जहां का मैंने जब इंजीनियरिंग पास किया तो मेरा फर्स्ट जॉब टाटा टेक्नोलॉजी ही था। सौभाग्य से मैंने जिंदगी की पहली कंपनी टाटा में ही काम किया। तो उस कंपनी का आप देखिए, जो आईपीओ आया, सीधा ही लिस्टिंग 3 गुना ऊपर हुई। और ज्यादातर बिजनेसमैन सोचते हैं कि हम पब्लिक के लिए क्यों प्रॉफिट छोड़े, मैक्सिमम अपने जेब में डालने के लिए आईपीओ प्राइसिंग एग्रेसिव करते हैं। लेकिन टाटा समुदाय का कोई भी शेयर ऐसा कभी कोशिश नहीं करता है। तो उनकी तरह का रिस्पेक्ट इतने बड़ा साम्राज्य में 100 से ज्यादा कंपनियां चलाने वाले और इस तरह का नेचर रखने वाले बिरले आपको मिलेंगे। तो ये क्षति तो पूरा हो ही नहीं सकता है। स्टार्टअप दुनिया में तो उनका काम अकल्पनीय है कि जिस भी स्टार्टअप में अगर वो पैसा लगा देते तो उसके पीछे इन्वेस्टर्स का तांता लगा जाता, बड़े से बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी में हाथ डालना चाहता था। तो एक तरह से स्टार्टअप दुनिया उन्होंने ही साथ चालू किया। अभिषेक जी, एक सवाल है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहा जाए या इंटरनेशनल जो एक्विजिशंस हुए रतन टाटा के नेतृत्व में, उसका अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा? रतन टाटा ने जिस तरह का एक्विजिशन किया वो अकल्पनीय था किसी भी बिजनेसमैन के लिए। आप जब टाटा जैगुआर या फिर जो जैगुआर रोवर, लैंड रोवर के नाम से जानते हैं, जो दुनिया में महंगी लग्जरी कारों की बहुत बड़ी कंपनी थी लेकिन अच्छी हालत में नहीं चल रही थी, या स्टील सेक्टर में कोरस, जब इन दोनों को टाटा मोटर और टाटा स्टील ने एक्वायर किया, ये दोनों टाटा ग्रुप की इन दोनों कंपनियों से काफी बड़ी साइज में थे, काफी ज्यादा पैसे की जरूरत थी।
और लॉस मेकिंग कंपनीज थी। तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि इस तरह की एक्विजिशन कर रहे हैं जिससे नुकसान होगा। लेकिन रतन टाटा जी का विश्वास देखिए, इन कंपनियों के कारण ही, इन एक्विजिशंस के कारण ही एक तो भारत का बिजनेस बढ़ा ग्लोबल मैप में, उसके अलावा इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स को जो आप रिवार्ड मिला, आप पिछले 15 साल 20 साल में देखेंगे तो वो उनके पैसे 20-25 गुना हो गए। तो अकल्पनीय उनका विश्वास हमें था कि बिजनेस को लेके उसको टर्न अराउंड करके उससे शेयर होल्डर्स को फायदा दिलाया जाए। चलता हुआ बिजनेस, अच्छा चलता हुआ बिजनेस तो कोई भी खरीद के चला लेगा। एक लॉस मेकिंग कंपनी को बदलाव करना और उससे वेल्थ क्रिएट करना ही असली बिजनेसमैन का बिल्कुल। निशानी है। अच्छा, रतन टाटा के जो फिलैंथ्रोपिक जो वर्ष थे, वो इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव को किस तरह से अफेक्ट किए, किस तरह से प्रभावित किए, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। रतन टाटा जी का तो कभी भी एम रहा ही नहीं कि पर्सनल वेल्थ कमाया जाए। वो तो हर तरह से बड़े बड़े फोरम, जैसे मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए फंड निकालते थे, पैसा देते थे अपनी जेब से। इसी तरह से वो, अगर आप हॉस्पिटल के क्षेत्र में देखिए तो वहां भी वो टाटा की कितनी सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल है, एजुकेशन सोसाइटीज है, जो लगभग फ्री में लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन ये सब करके भी उनका मेन एम है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल चलाना, क्योंकि एक मैं लॉस मेकिंग सरकारी की तरह चलाऊं और कंपनी को बर्बाद कर दूं तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब हमारे को कैपिटलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही इंसान काम करे और जेब भरे। प्रॉफिट लेकिन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। तो रतन टाटा जी ने जो काम किया उससे शेयर होल्डरों का फायदा हुआ, और साथ में उन्होंने अपने साथ सारे स्टेक होल्डर्स हों, चाहे अपने कर्मचारी हों, चाहे वेंडर हों, सबका ख्याल रखा। लेकिन जब आप सबको ख्याल रखते हैं तो शेयर होल्डर का अपने आप फायदा हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस अच्छा चलता है, सबका विश्वास रहता है और वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो उनका विजन हमेशा सस्टेनेबल बिजनेस में रहा, जिसका फायदा शेयर होल्डर को मिलता रहा। वो कभी 1-2 साल के प्रॉफिट के लिए नहीं सोचे। उन्होंने हमेशा सोचा कि मेरे मरने के बाद भी ये बिजनेस ग्रो करता रहेगा, मैं उस स्थिति में छोड़ के चला जा रहा हूं। अच्छा, तो आपने शेयर होल्डर की बात की, आपने इन्वेस्टर्स की बात की, और आज जिस तरह से कंपनियां या जो दुनिया जिस तरह प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, तो रतन टाटा के निधन को अगर देखा जाए, और तो उसमें ये शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के विश्वास को कैसे प्रभावित पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में टाटा समूह को कोई रतन टाटा जैसे शख्सियत मिल सकते हैं, या फिर क्या इस इन्वेस्टर्स के या इन शेयर होल्डर्स के विश्वास को पूरी तरह से रतन टाटा का निधन हिला देगा? रतन टाटा जी का जाना तो बहुत बड़ा क्षति है, जिसको पूरा करना आज के दिन में तो मुझे दिखता नहीं है कि कोई कर सकेगा। बहुत ही काबिल लोग हैं जो टाटा समूह में हैं, जिनको रतन टाटा, कई लोगों को रतन टाटा जी खुद ही लेकर आए हैं। तो कई लोग हो सकता है ऊपर आए और बहुत ही काबिलियत से ग्रुप कंपनियों को कारभार संभाले। लेकिन आज के दिन में जब तक वो उनके क्रेडेंशियल इस हद तक साबित नहीं हो जाते, तब तक कहना कि भाई रतन टाटा जी के शूज में कोई भर पाएगा और क्षतिपूर्ति पूरा कर लेगा, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उस बिरले ही कोई इंसान मिलेगा जो रतन टाटा जैसा होगा। उन्होंने कभी भी पैसे का नहीं सोचा, वेल्थ का नहीं सोचा कि मैं नंबर 1 बनूं। हमेशा ये सोचा है कि मैं समाज को कैसे फायदा करूं। वो समाज में चाहे उनके शेयर होल्डर्स हों, चाहे उनके एम्प्लॉयज हों, चाहे उनके वेंडर हों, सबका ख्याल रखा है। तो ऐसा नागरिक मिलना, ऐसा उत्तम इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आज हम लोग दुखी हैं उनके निधन से। हम इसलिए दुखी नहीं है कि एक हजारों करोड़, लाखों करोड़ की शख्सियत वाला इंसान की आज मृत्यु हुई है, बस इसलिए कि ये इंसान इतना अच्छा है कि जो इतना पैसा होने के बाद भी हर समय लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। अच्छा, आपके जवाब में शेख जी एक सवाल, बड़ा सवाल निकल के आता है कि ठीक है, रतन टाटा अपने जीवन के आखिरी समय में हॉस्पिटल में थे, एक्टिव नहीं थे, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, तो एक होना और एक नहीं होना, दोनों के बीच कहीं न कहीं समूह पे, कहीं न कहीं जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी लोगों का इम्पैक्ट डालता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आने वाले समय में लीडरशिप चेंज जैसी बातें आएँगी, और अगर इस तरह की चेंजेस जैसी कुछ चीज़ें आती हैं सामने, तो ये पर्सनल लाइफ में टाटा समूह के क्या बड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चुनौती जो आज टाटा समूह के पास आएगी, सक्सेसर प्लानिंग की। क्योंकि पहले ये कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। जो रतन टाटा जी ने अपने जीवन काल में ही तुरंत एक इस्तीफा बार देना बागडोर पड़ा। दे जी, दी थी। तो जी। उसके बाद कई दिक्कतें आई ग्रुप में, तो इसलिए रतन टाटा जी को वापस आना पड़ा।
तो ये एक प्रॉब्लम हमें हर किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को आता है जब इंसान के फैमिली में ही दिक्कत आ जाती है, घरों में बंटवारा हो जाता है, तो कंपनियों में तो बहुत सारे लोगों का हित छिपा हुआ है। तो इसको कितने एक सक्सेसफुल इंसान जो सबको साथ लेकर चले, वो जिसमें वो लीडरशिप क्षमता हो और एट द सेम टाइम रतन जी की तरह सबको साथ लेके और ईमानदारी से चलने का जज्बा हो, वो अगर नेता उभर पाता है तब तो काफी हद तक टाटा समूह के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका विश्वास बना रहेगा। लेकिन अगर इसमें कोई चूक हुई तो आज जो टाटा समूह की कंपनियां जिस तरह का कॉन्फिडेंस रखती है इन्वेस्टर्स के बीच में, वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आज जिस तरह की वैल्यूएशंस मिलती है टाटा समूह में, वो प्राइवेट कंपनी में किसी भी का और ग्रुप को सस्टेनेबल बेसिस पर नहीं मिला है। बीच बीच में कभी कभी आता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना एक्स मल्टीपल है, पी रेशियो, बट कभी सस्टेन वो जो हाईएस्ट वैल्यूएशन चलता है हमेशा टाटा ग्रुप का ही, अगर हम लाइफ साइकिल ओवर 20-30 साल का देखें तो टाटा ग्रुप जैसा विश्वास किसी और को नहीं है। वो विश्वास बनाने के लिए उस शख्सियत को, वो इतने बड़े शख्सियत के जूतों में पैर रखकर विश्वास बनाना पड़ेगा, जो एक कठिन काम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक सफल हाथ में ये ग्रुप जाए, जिससे क्योंकि इतने लाखों निवेशक, इतने लाखों एम्प्लॉयज और वेंडर सबके भविष्य उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी यही कामना है कि जो भी ट्रांजिशन हो बहुत अच्छे से और सफलता से हो, कि जिससे रतन जी को भी शांति मिले कि उन्होंने जो अंपायर खड़ा किया है वो देश की भलाई के लिए आगे निरंतर तरक्की करता रहे। अच्छा, एक सवाल है कि रतन टाटा जब तक जीवित थे, इंडियन कॉर्पोरेट जगत में स्टेबिलिटी को, ट्रस्ट को जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, जिस तरह से एस्टैब्लिश किया, वो बात के कॉर्पोरेट जगत में रतन टाटा जी के जाने के बाद कैसा रहेगा, वो दौर कैसा होगा, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं। रतन टाटा जी ने तो जो कल्चर दिया है वो तो किसी भी और कंपनी में हो ही नहीं सकता है। वो बहुत ही बिरले कहीं कहीं मिलेगा कि वो हमेशा सबसे कमजोर व्यक्ति को देखते थे और हर किसी के उसको देखते थे कि वही जो दबाया जाएगा, अगर मैं उसको न्याय सही से दे रहा हूँ, उसकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो सारे लोग अपने आप ही सबको फायदा होगा। ये चाहे कमजोर नागरिक एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो जिसको अपलिफ्टमेंट, जिसके देख के वो पॉलिसीज बनाते थे, या एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो एक शेयर रखता हो, जिसकी आवाज ना तो एजीएम में सुनी जाएगी ना कहीं, लेकिन वो मानदंड रखते थे कि सबकी भलाई के लिए वो काम करते थे। तो उस तरह की एथिक्स प्रिंसिपल तो टाटा ग्रुप में बना हुआ है, वो उसमें तो नो डाउट है कि रतन टाटा जी ने हर कंपनी में वो कल्चर देके गए। अब बस बात है कि अगला जो लीडरशिप आएगा वो रतन टाटा जी के जो बनाए हुए नियमों और सिद्धांतों का पालन करके अगर उसको आगे बढ़ाता है, तब तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है। बस अगला वाला बंदा उस चीज को ईमानदारी से कैरी करे, मेरी यही कामना है। एक सवाल, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने एक्विजिशन किया था, तो अगर इंडिया का की कुछ कंपनियां थी, फिर वहाँ जगुआर जैसे चीज़ों को, टेटली को अधिग्रहण वो कर रहे हैं, तो आप इसमें इंडियन और अगर वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल जो कंपनीज थी उनको एक्विजिशन के तौर पे या फिनेंशियल मार्केट के तौर पे अगर दोनों देश को और फिर विदेशों की कंपनियों से कनेक्ट करें, तो आपको क्या लगता है फिनेंशियल मार्केट का दौर कैसा होगा अगर टाटा ने जो एस्टैब्लिश किया था उसके तौर पर अगर देखें तो, खासतौर पर इंडियन कंटेक्स्ट में आप बताइएगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्लोबलाइज करने वाला, दुनिया तक ले जाने वाले टाटा ग्रुप ही सबसे पहला नंबर पर है जी, जिन्होंने अपनी कंपनियों को विदेश से फंड लिया, जिनके विश्वास पर विदेशी इन्वेस्टर इंडियन में आए जी। तो आज हमारा मार्केट पूरी तरह से ग्लोबलाइज हो चुका है। एफआई इन्वेस्टर करीब भारत के 20 से 24% के बीच में हिस्सा रखते हैं और उनका बहुत विश्वास है बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों। तो रतन टाटा जी ने तो वो बीज रख दिया है कि अब हमारी अगली पीढ़ी को उसको आगे लेके जाना है, कि हम बस उनकी विरासत को अगर उनके सक्सेसर्स अच्छे से करें और दूसरी कंपनियां भी उनके प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो जो रतन टाटा जी के कारण जो सबको फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया को एक सुरक्षित निवेश वाले देश को में समझा जा रहा है, अग्रणी समझा जा रहा है, तभी इतना सब कह रहे हैं कि इंडिया में आज हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना का वैल्यूएशन, तो हम करीब 50% प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं चाइना से। उसका कारण रतन टाटा जी की, टाटा ग्रुप की कंपनियों जैसा के कारण ही है, जो इस तरह के बिरले कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके विश्वास पर
उनको लगता है कि यहाँ इन कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है दूसरी कंपनियों से, हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। उसकी वजह से जो विश्वास का फायदा ये मिला है कि हर कंपनी आज पैसा उठा पा रही है आसानी से। तो आज उन्होंने जो हमें हमें सौदा जो हमें विरासत दी है वो बहुत स्ट्रांग है, वहां से हमें बस इसको आगे लेके जाना है। अब शेख जी आपसे एक आखिरी सवाल, और ये सवाल ये फिनांस से हटके है थोड़ा। रतन टाटा सादगी, ईमानदारी, सच्चाई के प्रतीक थे, इसमें कोई दो राय, पूरा देश पूरा वर्ल्ड मानता है। कई बार वे गैंगस्टर से भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, कई बार वे बीमार कर्मचारी के लिए फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका जो कुत्ता था गोवा जो कि बेसहारा था उसको सहारा देते हैं, और उसके लिए इंग्लैंड के किंग का, चार्ल्स का वो न्योता तो ठुकरा देते हैं। और तो ये इन सादगी के बीच में और आज के जो हालात हैं, जो जिस तरह से प्रॉफिट के बिजनेस पे कंपनियां चल रही हैं या प्रॉफिट पे लोगों का ध्यान है, इस सादगी को आप क्या देखते हैं आगे आने वाले समय में? इसको किस तरह से लोगों को एस्टैब्लिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि रतन टाटा को की जो जिंदगी से लोग सीख लेके आगे बढ़ सकें और चीज़ों को एक कहीं ना कहीं मानवीय पहलू जो है उसको भी लेके आगे बढ़ सकें, उसको भी लोग ध्यान में रखें? हम सबको पता है, चाहे एक अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको पता है कि एक दिन हम सभी को ऊपर जाना है। भगवान, जो इंसान आया है जाएगा, उसके लेकिन कर्म हमेशा याद रहेंगे। तो रतन टाटा जी ने ऐसे कर्म किए हैं कि आज हम लोग उनको भूल नहीं पा रहे। तो अगर इसी बात को हम याद रखें और हम हमेशा सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी और दूसरे लोगों पर क्या पड़ेगा, किसी भी फैसले लेने के पहले सिर्फ अपना फायदा सोचने की जगह हम अगर सबका सोचें कि पूरे सोसाइटी, बाकी कमजोर वर्ग और बाकी लोगों के साथ एम्प्लॉयज के, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर अगर हम फायदा कर डिसीजन करें तो हम बिल्कुल रतन टाटा जी को सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। क्योंकि रतन टाटा जी ने हर चीज वो किया कि जब मैं देखता था वहां, मैंने पहली बार जब टाटा ज्वाइन किया था कंपनी, तो वहां जो सबसे गरीब, जिसकी सैलरी सबसे कम कर्मचारी होती थी, उसके लिए भी टाटा जी ने सारे सिमिलर ही रूल रखे थे, चाहे वो एक ऑफिसर के हो, कि उसके परिवार के लिए, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए सब कुछ उन्होंने बनाया हुआ था कि अगर कुछ हो गया तो उसके बेटे को, बच्चे को नौकरी मिल जाए, घर परिवार चल सके, फ्री में एजुकेशन हो सके, मेडिकल हो सके। तो इन सब का सबसे ज्यादा फायदा गरीब तबके का, जिसकी कर्मचारी की सैलरी कम होती है, उसको ही मिलता है। ऊपर जो हायर कर्मचारी हो तो अपने जेब से भी खर्च कर सकता है। तो रतन टाटा जी की सारी फिलॉसफी का फायदा उस आम जनता को ही हो रहा था, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उस जगह का रहने वाला एक आम निवासी। उनके प्रोडक्ट को भी अगर हम देखें, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो आंख बंद करके हम सोचते हैं कि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो क्वालिटी सर्वोत्तम है, तो इससे हेल्थ पर भी या किसी भी तरह आपकी क्षति नहीं होती है। तो अगर कंपनियां इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उनके सिद्धांत का पालन करें तो समाज में बहुत ही पॉजिटिव तरक्की आएगी। शुक्रिया अभिषेक जी क्लिक इंडिया को समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, जो IIT खड़गपुर से हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं मुंबई में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि रतन टाटा जैसे लोग आज की डेट में मिलना मुश्किल हैं। वो सादगी और सच्चाई के मिसाल थे, और कैसे इस बाजारवाद की दुनिया में उन्होंने कैसे लोगों को एक नई सीख दी, कैसे बताया कि आप प्रॉफिट के बीच में सामाजिक कार्यों को भी ध्यान रखें, एक मानवीय पहलू का भी ध्यान रखें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।